हेलो एवरीवन, आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू यू। एक बार मुझे कंफर्म कर दो। वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज फिर हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे। मेथड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज करेंगे इन जर्नल। तो अब डेप्रिसिएशन जो है, हमने कितने मेथड किए थे डेप्रिसिएशन में? हमने जो है, जो मेन आपको मैंने बताया, दो मेथड होते हैं। एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ये दो मेन होते हैं। उसके अलावा मशीन आर रेट, एन्युटी मेथड और डिप्लीशन मेथड, ये भी हमने डिस्कस किए थे। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर आपको जो आएगा थ्योरेटिकल बेस्ड आएगा। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं, ठीक है। बट फिर भी बीच बीच में मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स डाले थे, पहले सेशन में भी, दूसरे में भी, और इसमें भी एक दो होंगे। तो वो जो जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आप रिवाइज कर लेंगे, ताकि इनकेस क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, यू डोंट फॉल्टर, आप उसे कर देंगे। माइक्रोवर्स के बारे में आपको मालूम ही है कि माइक्रोवर्स क्या है। अबीपीडिया ने आपको बहुत सारी ऑप्शंस दे रखी हैं रिवीजन की, चाहे टेस्ट बैच ले लो, चाहे पूरा कोर्स कर लो, चाहे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर लो, चाहे सारे सब्जेक्ट कर लो, है ना। तो आप अकॉर्डिंगली जो है वो चूज़ कर सकते हैं इनको। अब पहला क्वेश्चन जो है वो आज का क्या है, एप्रिसिएशन in the market value of a fixed asset will be recorded in the books of accounts only at the time of dash of the asset। अब dash of an asset आपको फिलअप करना है। आपको बोला अगर एसेट एप्रिशिएट हो जाए, अभी तक हमने डेप्रिसिएशन ही किया। एसेट्स कई बार, ज़्यादातर लैंड जो होती है वो एप्रिशिएट करती है, उसके अलावा मैक्सिमम जितने भी एसेट होते हैं वो डेप्रिशिएट ही करते हैं। बट स्टिल अगर एप्रिसिएशन हो जाए तो आपसे पूछा है कि वो जो एप्रिसिएशन होती है वो कब रिकॉर्ड करते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन तो आप रिकॉर्ड रेगुलरली करते हो बुक्स में ईयरली बेसिस पे, बट ये एप्रिसिएशन कब रिकॉर्ड करते हैं? सेल ऑफ एसेट के टाइम, प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, मॉर्गेज ऑफ एसेट के टाइम करेंगे, अगर हम एसेट को मॉर्गेज कर रहे हैं, या इंश्योरेंस कराएंगे एसेट की, तब हम इसको नोट करेंगे। सोचो और सोच करके मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देखो, नॉर्मली जो एसेट होता है, देखो हमने प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है हमारा ना। प्रूडेंस क्या बोलता है कि अगर आपको जो लॉस हो रहा है उसके लिए प्रोविजन बनाओ, बट यू डोंट हैव टू एंटिसिपेट द प्रॉफिट्स। या फायदा हो रहा है तो उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, होगा, हो जाएगा। बट अगर कोई लॉस का आपको इंट्यूशन है, या लॉस की आपको एक्सपेक्टेंसी है कि लॉस हो जाएगा, तो इन दैट केस आपको लॉस के लिए प्रोविजन करनी हो। तो यहां तो आपका एप्रिसिएशन का मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो वो अच्छी बात है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए नॉर्मली कुछ नहीं करते हैं। जब एसेट सेल करते हैं तब इसको हम कंसिडर करते हैं, उससे पहले हमने इसको कंसिडर नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कंपनी पेड 10,000 फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट फॉर 5 years। The process of writing off cost over the period of 5 years is called, मतलब 10,000 हमने कॉपीराइट के दे दिए, 5 साल के कॉपीराइट के। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हर साल इसको, जो इसमें से हर साल जो है, हम एवरी ईयर इसको 10,000 को, इसका क्या तरीका होता है, 10,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, और एवरी ईयर जो है उसको हम यूज करते रहेंगे एज ए एक्सपेंस, जो है वो राइट ऑफ करते रहेंगे उसको हर साल एज एन एक्सपेंस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या है ये? इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेप्रीसिएशन, डिप्लीशन या एमोर्टलाइजेशन। इनमें से क्या वर्ड हम यूज करते हैं इनके लिए, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्या नाम होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज ध्यान देने वाली है, आपसे पूछे व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज दिस, ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, लेकिन यहां पे ये नहीं पूछा कि जो हम ये प्रोसेस यूज करते हैं कि हर साल इसको राइट ऑफ करेंगे 5 साल तक, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमोर्टलाइजेशन। कोई भी इंटेंजिबल एसेट, जैसे कॉपीराइट एक इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट राइट एक इंटेंजिबल एसेट है, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन जो यूज होगा वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए यूज होता है।
तो इनटेंजिबल के लिए जब हम उसको राइट ऑफ करते हैं तो इमोर्टलाइजेशन जो वर्ड है वो हमने यूज करना है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू डैश। मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसको हम साल के एंड पे क्लोज कर देंगे, खत्म कर देते हैं हर साल। और फिर कैसे खत्म करेंगे? या तो फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर करो, या तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो, या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखी हैं, तो आपको सोच के बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है, वो ट्रू है। कहां पे ट्रांसफर करना चाहिए आपको, सोचो जरा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया है ना हमने, फिक्स्ड एसेट भी हमें पता है क्या होता है, जनरल रिजर्व भी हमें पता है क्या होता है, और कैपिटल अकाउंट भी हमें पता है क्या होता है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी? इनमें से आपकी ऑप्शन होगी, उसको कहां डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। ये टर्म याद रखनी है। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज एन नॉन कैश एक्सपेंस। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो इसको कहां कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। जितनी भी आपकी डेप्रिसिएशन बनी होगी, जितने भी एसेट्स पे बनी होगी, वो सारी की सारी कहां चली जाएगी? वो चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन फाइनेंशियल ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉस हो जाए तो आपको कह रहे हैं डेप्रिसिएशन आप नहीं दे सकते हैं, प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है, या नन ऑफ दीज है। इसमें से आपको पूछा है ऑप्शन, तो बताओ जी क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें से? ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, कौन सी ऑप्शन बनेगी? बताओ, इजी है। देखो, जो डेप्रिसिएशन होती है आपकी, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो कंपलसरी होता है। कंपलसरी मतलब प्रॉफिट हो, लॉस हो, इन एनी सर्कमस्टांसेस ये वाला एक्सपेंस तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। मतलब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की डेबिट में जाएगा ही जाएगा, पहले ही चला जाएगा। इसको डालने के बाद देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो इट मींस द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एक कंपलसरी एक्सपेंस है। तो कंपलसरी एक्सपेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका नेट प्रॉफिट आता है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर होता है, एंड में आता है प्रॉफिट आएगा या लॉस, है ना। उसमें हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे जीपी डालते हैं, सारी इनकम्स डाल देते हैं जो भी इनकम्स हैं, फिर एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट में डाल देते हैं, फिर इसमें से इस साइड में से ये एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो इन एक्सपेंसेस में पहले ही डेप्रिसिएशन डाल देते हैं, तो वो कंपलसरी इन नेचर है। तो वो तो चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, प्रॉफिट लॉस तो उसको डालने के बाद ही आएगा। तो कंपलसरी इन नेचर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो भी एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी चीज डेबिट में आ रही है, जो भी चीज क्रेडिट में आ रही है, वो कंपलसरी है प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। लेकिन अगर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, या कोई भी चीज ऐसी है जो जो क्या होती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती है, जैसे कि डिविडेंड्स, है ना। तो वो सारा क्या है? वो जो चीजें हैं उसमें क्या होता है? प्रॉफिट हो तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हो तो नहीं मिलेगा, उनमें ये ध्यान रखना है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इंपॉर्टेंट है ये चीज, कहीं भी किसी भी चैप्टर में, किसी भी मतलब ये बेसिक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो कंपलसरी होता है। जो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट कहीं भी टर्म यूज की हो तो वो टर्म को क्या बोलते हैं? हम उस टर्म को हम बोलते हैं, कहां गया? हाँ जी, तो उस टर्म को हम क्या, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, वो जो टर्म होती है आपकी, वो प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये आ गया देखो 5th क्वेश्चन, 4th हम कर रहे थे तो 5th क्वेश्चन करेंगे। रीड करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो करेंगे जी रीड। गिवन दिया है, क्या दिया है? 3 ईयर लीज दी है आपको 30,000 रुपीज की।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, रेफरेंस टू सिंकिंग फंड टेबल, द डेप्रिसिएशन पर ईयर इज, डेप्रिसिएशन पर ईयर आपको पूछी है कितनी है, तो क्या करेंगे आप इसमें क्वेश्चन में, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे एन्युटी वाला क्वेश्चन किया था ना, इसमें भी वैसे ही करना है, डेप्रिसिएशन पूछी है, बस यहां क्या है, सिंकिंग फंड टेबल दे रखा है, वहां पे एन्युटी टेबल दे रखा था, करना वही है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर बताओ मुझे क्या आंसर आया फटाफट से, ठीक है। 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इस वैल्यू से, बस इतना ही करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिंकिंग फंड बोला हो, एन्युटी टेबल बोला हो, करने का तरीका वही है, टेबल की वैल्यू आपको दे रखी होगी, मल्टीप्लाई, अगर मान लो टेबल की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, इन दैट केस आपको लॉग टेबल मिलेंगे, वहां से सिंकिंग फंड टेबल में से आप वैल्यू देख सकते हो, या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल में से आप वैल्यू देख सकते हो, बट नॉर्मली ये वैल्यूज गिवन आती हैं, या छोटा सा टेबल दे देते होते साइड में, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है इसका आंसर, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन। तो सिंपल है, इसको आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है 5th क्वेश्चन हो गया। फिर द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज अ, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इधर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। मींस जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, ये आपका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, या सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, ये जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये होता क्या है, मालूम है ये आप लोगों को कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो होता क्या है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी क्या होती है मालूम है, ये सारी वो डेप्रिसिएशन जो है, जितनी भी डेप्रिसिएशन हम हर ईयर लगाते हैं उसको आप इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करके क्या करते हैं, किस लिए इकट्ठा करते हैं, जितनी भी डेप्रिसिएशन लगी आपकी वो इस अकाउंट में इकट्ठी हो जाती है, एवरी ईयर एड अप कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन आपने डाल दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, तो ये डेप्रिसिएशन तो आपने किसी को दी नहीं थी ना, नॉन कैश एक्सपेंस था, किसी को दिया तो था नहीं, तो जो भी ये अमाउंट हर साल आप प्रॉफिट में से लेस कर रहे हो, उस अमाउंट को यहां इस अकाउंट में इकट्ठा करते रहते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये जो अकाउंट है ये एसेट है या लाइबिलिटी, अगर आपको ये मालूम पड़ जाएगा, या एक्सपेंस है या इनकम है ना, इनमें 4 चीजें ही होती हैं, इनमें से क्या है, अगर आपको ये मालूम पड़ जाएगा तो फिर ये तो आप इजीली आंसर कर दोगे। चलो अगर मालूम है किसी को क्या है ये एसेट, क्या होता है ये लाइबिलिटी है, क्या है मालूम है किसी को, बता सकता है कोई, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है वो आपकी लाइबिलिटी है। अब ये लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये जो फंड इकट्ठा हुआ है आपका, ये फंड जो है आप सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो एसेट खरीदने के लिए ही। तो मींस ऐसा फंड जो आपके पास पड़ा हुआ है, प्रॉफिट में से आपने निकाल के रखा है, बट उसका कोई स्पेसिफिक यूज है, या कोई भी फंड जो प्रॉफिट में से आपने लेस किया और इकट्ठा किया, वो सारे फंड्स आपके लाइबिलिटी होते हैं, बिकॉज उनका कोई पर्टिकुलर यूज होता है। तो ध्यान रखना है, ये लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टर्म आपको क्लियर होगी, ये वो डेप्रिसिएशन जो आप हर साल प्रॉफिट में से लेस करते हैं, ठीक है, जो भी आप डेप्रिसिएशन हर साल प्रॉफिट में से लेस करते हैं वो इस फंड, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठी होती रहती है, ठीक है। हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो इस अकाउंट में चली जाती है, तो इसलिए ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी लिखा हो सकता है, इट इज एन कॉन्ट्रा एसेट, मतलब एसेट के कॉन्ट्रा बन रहा है, ठीक है। ये भी टर्म आप याद सकते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रा एसेट, ठीक है। बट बहुत सिंपल शब्दों में ये लाइबिलिटी है, क्यों लाइबिलिटी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जो भी होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट के बदले बन रहा है, कॉन्ट्रा एसेट मीन्स दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिल्डिंग कॉस्ट 5 लाख हैज नो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू दे नहीं रखी क्वेश्चन में, नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, होगी। फिर बोला एस्टिमेटेड लाइफ इज 50 ईयर, इसकी जो लाइफ है वो 50 ईयर्स है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स लाइफ है, 30 साल के बाद
आप कितनी डेप्रिसिएशन इकट्ठे कर लेंगे, इकट्ठी हो जाएगी इसके ऊपर, ये बोला है। तो यानी कि आपको ये नहीं पूछा व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, अब ध्यान से समझना है, ये नहीं पूछा व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, है ना, तो डेप्रिसिएशन तो ईयरली लगती है। आपसे पूछा है कि आप 30 साल में कितना आपका इकट्ठा हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ये पूछा है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको पहले ये चाहिए कि 1 साल की डेप्रिसिएशन थी कितनी। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, 5 लाख, है ना, 5 लाख आपका, 5 लाख में से आप क्या माइनस करेंगे, 5 लाख में से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, जो इस क्वेश्चन में है नहीं तो 0 मान लो, या उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 50, 10,000 आ गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा होता कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, तो दैट इज 10,000। लेकिन ये थोड़ा ना पूछा, आपसे पूछा 30 साल बाद कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, 10,000 हर साल होगा, 30 साल में इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया 3 लाख। आई होप आसान है, क्लियर है। तो 3 लाख आपका ऑप्शन है, तो ये आप जो है वो टिक कर देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, इजी ही है, आपको ध्यान से समझना है बस, ठीक है। चीज़ों और क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में आपने जल्दी में देखा ये तो आसान क्वेश्चन है, ये पढ़ा नहीं, ठीक है, फटाफट से देखा कि ओहो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है, यहीं तक देखा और डिवाइड करके 10,000 टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछा है कि डेप्रिसिएशन पूछा है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछा है तो कितने साल की पूछी है, ठीक है। या ये भी पूछा हो सकता है 30 साल बाद एसेट की वैल्यू क्या रह जाएगी, ये भी पूछा हो सकता है। क्या पूछा सकता है, 30 ईयर्स के बाद क्या वैल्यू रह जाएगी, तो कोई बात नहीं, कितनी रह जाएगी, 5 लाख में से जितनी डेप्रिसिएशन लग गई है, एक्यूमुलेट कर रही है, वो माइनस कर दो, तो उसका आंसर फिर 2 लाख आता, ठीक है। तो जो पूछा हुआ है वो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएगा, बट आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज नॉर्मल बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज इक्वल टू द, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ईच ईयर, टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू द डेट, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट, इनमें से किसके इक्वल। अब यही अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आता है, क्या चीज आती है, एसेट की कॉस्ट आती है, डेप्रिसिएशन जो हर साल प्रोवाइड करते हैं वो आती है, या टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू द डेट आती है, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज जो है, कौन सा अमाउंट जो है वो आएगा, ये आपको देखना है, इनमें से कौन सा अमाउंट आएगा, बताओ जी कौन सा आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा ढंग से तो आपको ये समझ जाना चाहिए, उसमें हमने क्या किया था, 1 साल की डेप्रिसिएशन 10,000 आई थी, हमसे पूछा था 30 साल बाद कितनी होगी, कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, तो हमने 30 साल के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया था। यानी कि जितनी डेप्रिसिएशन एक एसेट पे पर्टिकुलर डेट पे या पर्टिकुलर ईयर्स के बाद लग जाती है, जितनी डेप्रिसिएशन, वो सारी का टोटल जो है वो इसमें आता है। यानी कि ऑप्शन आपकी क्या होगी, सी, टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू द डेट, जिस डेट, जो डेट दी हुई है उस डेट तक जितनी भी डेप्रिसिएशन उस एसेट पे लगी है वो आपकी जो है वो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आती है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट का डिफरेंस तो आपको पता लग गया होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में मेजरली ये डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन जो है वो आप लगाते हैं, हर साल लगती है, और वो अमाउंट जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, और क्योंकि हम वो डेप्रिसिएशन किसी को देते नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो वो जो डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट में से लेस की उसको हम उठा करके फंड में डाल देते हैं, और वो फंड को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फंड भी बोलते हैं, है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट बात, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। एक ही बात होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल दिया आपको या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल दिया, तो वो सेम है, दोनों का पर्पस मतलब सेम है। आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज कर लो, नेम चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें पजल नहीं होना कभी भी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो कराया नहीं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डज नॉट सफर डेप्रिसिएशन, ये तो बहुत आसान है ना, ये तो मुश्किल नहीं है, जल्दी से बता दो। मशीनरी,
कंप्यूटर, एंटीक, नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी? नॉट, ये समझना है, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, ये आपको बताना है। कौन सा होगा? वेरी इजी, एंटीक। एंटीक जितना पुराना होता है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। एंटीक होती ऐसी चीज है, रेयर चीज है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है ना, जो जितनी ओल्ड हो जाएगी उतना ही वो उसकी वैल्यू और अप्रिशिएट हो जाती है, तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगती है। वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं था इसमें कुछ भी। फिर आ जाए लास्ट, कॉस्ट ऑफ मशीनरी विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years इज 1 lakh with a scrap value of 10,000. depreciation for the first year should be, ये तो फटाफट से निकाल दो, अब तो ये आ जाना चाहिए, मिनट नहीं लगना चाहिए आपको। कॉस्ट ऑफ अ मशीन विद लाइफ स्पैन ऑफ 5 years इज 1 lakh, 5 साल लाइफ है, 1 lakh ओरिजिनल कॉस्ट है, 10,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो फटाफट से ये आंसर जो है वो आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या होगी? डेप्रीसिएशन आ जाएगी ईयर की, 1 ईयर की। तो ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 lakh, ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 lakh, लाइफ इज आपका 10,000 इज स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय क्या कर दो? लाइफ 5 years है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा आपका बी 18,000। देखो जी, है ना, तो इजी है ये, तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मैंने 3-4 आपको 3 आई थिंक मैंने आपको MCQ सेशंस किए और उनमें मेथड्स भी डिस्कस किए। तो डेप्रिसिएशन में अगर कुछ आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा, और खास बात क्या है, हो सकता है किसी और चैप्टर में भी यूज हो जाए। तो डेप्रिसिएशन जो है वो कैश फ्लो में भी यूज हो सकता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो एसेट है, एसेट जहां भी एसेट यूज होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी एसेट्स यूज होते हैं, तो वहां भी डेप्रिसिएशन जो है वो आपका यूज हो सकता है ना। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको करा दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो वहां पे भी आ सकता है, ठीक है। कहीं भी डेप्रिसिएशन जो टर्म है वो हम क्या होती है, किसी भी फिक्स्ड एसेट से एसोसिएटेड होती है। तो जहां भी जर्नल में भी पूछ सकते हैं, जर्नल की एंट्री पूछ सकते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दो क्या है, जर्नल एंट्री, तो वो भी हमने जर्नल में डिस्कस की हुई है ना, जर्नल एंट्रीज में। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बोल दिया, तो कहीं भी ये टर्म यूज हो सकती है अकाउंटिंग में। तो इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक कि किस चैप्टर में यूज होगा। हाँ, अलग से जब हम करते हैं तो बहुत इन डेप्थ डिटेल में करते हैं, अदरवाइज तो आपको सिंपल सा कोई पॉइंट आ जाएगा। तो सिंपल सा जो पॉइंट आएगा वो तो इस फॉर्मूले का आ सकता है कहीं भी, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, इसका आ सकता है, या बोला आ सकता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में रेट दिया हो सकता है और आपको वो डेप्रिसिएशन निकालनी होगी, ठीक है, या प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा किसी एसेट की सेल के ऊपर। तो ऐसे ऐसे पॉइंट जो हैं वो आपको इसमें से आ सकते हैं। आई होप डेप्रिसिएशन जो है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा तीनों सेशंस में। तो इफ़ यू वांट की और भी आप चाहते हो कि डेप्रिसिएशन की अभी प्रैक्टिस आपकी इतनी नहीं हुई, इफ़ यू वांट कि एक और सेशन में लेके आऊँ, तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स। और थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।